हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूं आप सभी बहुत प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। तो फिर एक बार पुनः आपकी लाली वर्मा मैडम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं। साथ ही साथ ये भी मैं हमेशा कहती हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और एकदम फिट माइंड के साथ, फिट बॉडी के साथ अपने सभी कार्यों को करते रहना है और बने रहना है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को फ्री प्रोवाइड करता है। सही सुना है आपने, 100% फ्री। किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात ना तो कर रहे हैं और ना ही करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमेशा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कौन से चैप्टर का? बिल्कुल सही समझे आप। पार्ट 13 है नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। अब ये जो आपने सबसे पहला वीडियो अवश्य देखा होगा जिसमें कवि अरुण कमल जी ने नए इलाके अर्थात जो दुनिया एकदम परिवर्तित हो रही है, नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, आज ऐसा था कल वैसा हो गया। हाँ, आज मैं उस गली से निकला था तब ये था, दूसरे दिन निकला तो ऐसा लगा जैसे मैं साल भर बाद आया हूं, या दूसरे मौसम में गया था दूसरे मौसम में आया हूं। तो कवि ने पल पल बदलते हुए प्रकृति या पल पल बदलते हुए शहरी जीवन के बारे में या पल पल बदलते हुए व्यक्ति के बारे में यहां पर चर्चा की है। दूसरा इसी कविता में है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ अर्थात जिन हाथों के द्वारा खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण किया जाता है वे कहां रहते हैं? क्या कभी हमने सोचा कि ये जितनी सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ये भी खुशबूदार अगरबत्ती हैं, धूप बत्ती हैं, कभी नहीं सोचा ना हमने कि इनको कौन बनाता होगा। हमें लगता है फैक्ट्रीज में मशीन्स बन जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन हाथ जो मेहनत, मजदूरों की जो मेहनत रहती है उसको हम साइड में नहीं रख सकते हैं। ऐसे हाथ जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां मतलब झुग्गी झोपड़ी, गंदे नाले, कूड़ा करकट के ढेर लगे रहते हैं, बदबू आती रहती है, हम वहां एक मिनट के लिए क्या, एक सेकंड के लिए नहीं रुक सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं और वो वहीं पर रहते हैं और बड़ी ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई क्यों करते हैं वो, क्यों रहते हैं वहां, कहीं दूसरी जगह रह लेना। मजबूर हैं डियर स्टूडेंट्स, लाचार हैं वो, बेबस हैं वो, और जहां मजबूरी, लाचारी और बेबसी आ जाती है वहां मनुष्य जो चाहता है वो नहीं हो पाता है। क्या करेगी अकेली उसकी चाहत जब उसके हाथ में वो नहीं होगा जिसके आधार पर वो किसी दूसरे स्थान पर जा सके। तो ये मजबूरी ही, ये लाचारी ही, ये बेबसी ही उनको ऐसे स्थान पर रखती है और वहां रहते हुए भी वे हम सब के लिए, हम सब के घरों को महकाने के लिए अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। अब यहां पर एक और बात कवि ने बताई है कि सभी प्रकार के हाथ, कौन कौन से हाथ? उभरी नसों वाले हाथ। नसें उभर कब जाती हैं, किस तरह से एकदम नसे नसे हाथ दिखाई देती हैं? जब बुजुर्ग हो जाते हैं। तो बूढ़े व्यक्ति भी उसी कार्य में लगे हुए हैं क्योंकि खाना तो चाहिए ना। और दिया है कटे फिटे हाथ, मजदूर वर्ग, कभी कभी मशीनों से हाथ कट गए या कुछ हो गया, कभी कभी मालिक के द्वारा शोषण कर लिया गया वो हाथ, पीपल के पत्तों जैसे कोमल हाथ, नए बच्चों के हाथ, कभी जूही की डालियों की तरह नाजुक हाथ, छोटी छोटी युवतियों के हाथ, सब प्रकार के हाथ यहाँ पर शामिल हैं। घिसे हुए नाखूनों वाले हाथ, दिन रात मजदूर उस अगरबत्ती को बनाने में लगे रहते हैं और उनको बस उसी में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इस तरह की बात की है उन्होंने इस कविता में। अब चलते हैं कि इस वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं। एक बार पुनः संपूर्ण कविता को हम पढ़ेंगे, उस व्याख्या को भी पढ़ेंगे और जितने भी प्रश्न और कविता से बन सकते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा जब कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स के यही प्रश्न रहते कि मैम यदि कविता के बीच में से प्रश्न आ गया तो मैम क्या वही प्रश्न आएंगे पेपर में या टेस्ट में जो पीछे लिखे हैं, बीच से तो नहीं आएंगे? आएंगे ना, बीच से ही आएंगे। अब तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, उसकी तैयारी करने के लिए ही तो मैं यहां पर आई हूं आपके समक्ष। तो इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरुण कमल जी का जीवन परिचय अर्थात कवि परिचय। उसके बाद हम हर एक काव्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं उसी पंक्तियों से, उन्हीं पंक्तियों से, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट
आपसे मिस ना हो जाए, स्किप नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम चलते हैं खुशबूदार मौसम में जीवन परिचय की ओर, अरुण कमल जी के जीवन परिचय की ओर। चलिए, लिखा है इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी सन 1900, हिंदी की गिनती में क्या है वो 54, ठीक है, कहां हुआ था? बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी सन 1954, ठीक है। कमल जी पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। प्राध्यापक मीन्स प्रोफेसर। इनको उनकी कविता नए इलाके में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो इनकी कविता है नए इलाके में, जिसका अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसको, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, नए इलाके के लिए। याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर लिखा है कमल जी को और भी कई सम्मानों एवं पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने कविता के साथ साथ कई पुस्तक और रचनाओं का भी अनुवाद किया है। अनुवाद मतलब समझते हैं, ट्रांसलेशन, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। मान लीजिए कोई अंग्रेजी की कविता है तो उसको हिंदी में अनुवाद किया, या फिर हिंदी की कविता को अन्य राज्यों को समझने की, किसी को जो भी इनको भाषाएं आती उसमें अनुवाद करना या ट्रांसलेट करना, ठीक है। और ये निबंध, ना केवल ये कविताएं लिखते थे बल्कि निबंध, कहानियां भी लिखते थे। कमल जी की कविताओं में बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के नए बिंब एवं लय छंदों का समावेश मिलता है। इनकी लेखनी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। कमल जी की कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी। बहुत ये आप ध्यान रखिएगा कि जितनी आप बीती हैं उतनी जग बीती भी। आप बीती मतलब जो उन्होंने स्वयं महसूस किया, और जो उन्होंने स्वयं महसूस किया वो तो उनकी रचनाओं में दिखता ही दिखता है, साथ ही साथ जो जग या दुनिया भी महसूस करती है, क्योंकि हम भी तो उसी दुनिया का एक अहम हिस्सा है। हम किस तरह का जीवन जीते हैं वो हम कह सकते हैं कि हाँ, दुनिया में इस तरह का रवैया है। तो अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी कविताओं में जान डाली है, या यूं कहें कि उनकी कविताएं सजीव हो उठती हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी कविताओं में जीवन प्रसंगों को बड़ी ही कुशलता और सहजता से रूपांतरित किया गया है। कमल जी की कविता में वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ प्रसंगों को बड़ी ही कुशलता और सहजता से रूपांतरित किया गया है। जो शोषण समझते हैं, जो पूंजी या धनी वर्ग द्वारा निम्न छोटे वर्गों के द्वारा अत्याचार होता है, या जो मालिकों के द्वारा मजदूरों पर अत्याचार किया जाता है, तो उसका भी उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कमल जी की कविता में वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे पलटकर एक नई व्यवस्था निर्मित करने की ललक हमेशा दिखाई देती है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कृतियों का याद रखिएगा, क्योंकि जो लेखक का परिचय या फिर उनसे संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं तो उनकी कृतियां अर्थात उनकी रचनाएं अवश्य पूछी जाती हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अरुण कमल जी की रचनाएं, या कौन सी रचना है, कोई भी रचना दी जाएगी, एक अरुण कमल जी की रचना दी जाएगी। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अरुण कमल जी की रचना कौन सी नहीं है। तो वो नहीं है भी हम कब पता लगा पाएंगे, जब हमें उनकी रचनाएं हैं वो पता होंगी। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, उनकी प्रमुख कृतियां हैं सबूत, अरुण कमल जी की रचना है सबूत, अपनी केवल धार, पुतली में संसार। पुतली किसे कहते हैं? पुतली, पुतला पुतली, गुड्डा गुड़िया, या फिर आंख की पुतली। ओके, पुतली में संसार 4 कविता संग्रह तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति। इनके अलावा इन्होंने मायकोवस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में अनुवाद किया, और हिंदी के युवा कवियों के कविताओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। ट्रांसलेटर है, हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में हाँ अनुवाद किया, जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित हुआ। तो अरुण कमल जी के जीवन के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा। अब ये जो प्रस्तुत हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, इसको हम एक नहीं, ऐसा नहीं है कि नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। नए इलाके में एक भाग है, दूसरा भाग है खुशबू रचते हैं हाथ। तो नए इलाके में क्या करने वाले हैं कवि, नए इलाके में जाकर हमें क्या बताने वाले हैं वो हम जानेंगे, और साथ ही साथ खुशबू रचते हैं हाथ उस कविता में क्या बताने वाला है वो हम जानेंगे। तो पहले तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुनो ना, यहां ध्यान दो भाई,
यहां पर ध्यान नहीं लगाना है, यहां पर ध्यान लगाओगे तो कैसे समझोगे? नहीं समझ में आएगी ना? लुक एट मी। यस, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनो सुनो सुनो। मैं आ गई हूं आपको फिर से नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ की कविता की व्याख्या करने। सो प्लीज बी विद मी, बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से सुनिए। नए इलाके में कवि ने वर्णन किया है शहरी जीवन का, पल पल बदलते शहरी जीवन का, जहां पर पलक झपकते ही आज घर है कच्चा कल हो जाएगा पक्का। आज रहते थे कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग यहां, पता चला कल जब हम वहां पहुंचे वहां झुग्गी झोपड़ी गायब। कहां गई? क्या कोई इस तरह से जैसे सुदामा जब कृष्ण के यहां से आए थे और उनका एकदम कहां तो हती मेरी टूटी सी झोपड़ी, कंचन महल खड़े सुदामा देख के बहुत डरे, है ना? आपको पता है ना वो था देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धीरो है, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, ये जो कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया था उसका ये मुझे क्यों याद आया, क्योंकि जब कृष्ण जी के यहाँ से सुदामा जी अपने घर की ओर आते हैं और वहां उन्हें उनकी टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर कंचन महल, कंचन में सोने के महल दिखाई दिए, स्वर्ण महल, गोल्ड जी, विश्वकर्मा जी द्वारा रचना करा दी गई रातों रात। ठीक है, अब सुदामा सोच रहा है क्या मैं कहीं और तो नहीं आ गया हूं, क्या मैं अभी भी अपने मतलब या मैं वही हूं? इस तरह से एकदम चमचमाती हुई बिल्डिंग्स दिखाई दी। सुदामा बड़े कंफ्यूज कि क्या हुआ, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था, सुदामा की पत्नी का नाम था यस सुशीला, वो दरवाजे पर थी, हाथी खड़े थे, महावत खड़े थे और स्वागत के लिए उनको बुला रहे थे। तब जाकर समझ में आया कि अच्छा ये मेरा ही महल है। ठीक है, वहां पर मतलब तब जाकर समझ में आया कि ये किया है मेरे मित्र ने, क्योंकि वहां से वो लौटते समय समझ रहे थे एक तो मेरे पास इतने से तो चावल थे, वो भी मैंने कृष्ण को दे दिए, और कृष्ण मेरा मित्र वो नहीं बदला, छलिया का छलिया ही रहा है, मेरे चावल भी ले लिए, खा लिए, या जो भी चने या जो ले गया था उनकी पत्नी ने जो दिए थे वो ले गए थे। लेकिन अब जब पता चला कि मेरे मित्र ने तो इतना सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो यहां पर हाँ पंक्ति याद आई मुझे कि किस तरह की स्थिति में गए थे, एकदम धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाए उपा नहीं को नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाए उपा नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुजे दुर्बल एक, द्वार खड़ो दुजे दुर्बल एक, बतावत अपनो नाम सुदामा, द्वार खड़ो दुजे दुर्बल एक, बतावत अपनो नाम सुदामा। अब यह है कि वहां पर जब उन्होंने बताया कि मैं सुदामा हूं, कृष्ण का मित्र हूं, तो द्वारपाल कह रहे हैं ये महाराज के मित्र, कोई आने ही नहीं दे रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक बार कृष्ण से जाकर कह दो कि मैं आया हूं सुदामा। और जैसे ही उन्होंने बताया श्री कृष्ण को जाकर, तो श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं और सुदामा को गले से लगा लेते हैं। ये मित्रता की बहुत ही पराकाष्ठा को छूता है कि यहाँ पर मित्रता में ऊंच नीच नहीं देखी जाती है, कुछ भी नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात वही है कि ये जो नए इलाके में जो चर्चा की है कवि ने, वो पल पल बदलते शहरी जीवन के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल जी के द्वारा रचित है। प्रथम कविता नए इलाके में कवि ने शहरों के बदलते माहौल के बारे में बताया है कि यहाँ हर रोज नई नई इमारतें बनती हैं, टूटती हैं, हर बीता हुआ कल पुराना लगने लगता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, अपनी स्मृतियों पर भी भरोसा नहीं है। यहाँ इतना परिवर्तनशील है कि कभी खुद ही अपने घर का रास्ता भूल जाता है और सारे पुराने निशान भी मिट जाते हैं। क्या करे बेचारा कवि। इसलिए कवि ने नए बदलते समय को बहुत सुंदर और सहज तरीके से वर्णन करके कविता के माध्यम से हमें बता दिया है कि क्या क्या होता है, कैसे बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि कल क्या था आज क्या हो गया। पल पल बदलते शहरी माहौल के बारे में बताया है। और अब बताइए, शहरी माहौल क्या अपने आप बदल जाता है या यहाँ कोई चमत्कार हो जाता है, जैसे कृष्ण ने कर दिया था चमत्कार सुदामा की झोपड़ी को कंचन महल बनाकर? नो,
मनुष्य ही तो निर्माण कर रहा है। मनुष्य का रूप पल पल बदल रहा है, मनुष्य की विचारधारा पल पल बदल रही है। आज यदि हमें से कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, हम सोचेंगे ये क्या बहुत अच्छा व्यक्ति है, पता चला दूसरे ही दिन एकदम विचारधारा परिवर्तित, और वो हमारा शत्रु बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों? शायद किसी ने उसके कान भर दिए। किसी के कान भरना क्या किसी की भी आदत होती है, या फिर कोई कुछ कहेगा और हम मान लेंगे? नो, ये दोनों की गलती है कि ना तो कभी कान के कच्चे होना है और ना ही इस तरह से किसी की निंदा करना है। कान के कच्चे होना अर्थात अरे भाई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि इसने कह दिया वो वैसा है तो हम मान लगे कि ये ऐसा है। किसी ने कह दिया पता है वो बहुत अच्छे हैं, हाँ ये बहुत अच्छे हैं, वो बुरा है। नहीं, अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सब तरह से जांच परख करना है। किसी के भी कहने के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय नहीं लेना है, अर्थात किसी को भी इसी तरह से प्रमाणित या सर्टिफाइड नहीं करना है कि हाँ ये तो ऐसा ही है। ठीक है, जांच परख करना है। अब यहां पर पल पल बदलते हैं लोग, कितने सारे मुखौटे पहनकर रह रहा है आदमी। यदि पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो जब देवता और राक्षस रहा करते थे, राक्षस अलग समझ में आ जाते, दैत्य राक्षस आ रहा हूं, यूं एकदम बड़ा सा शरीर, पता चलता टीवी में देखा होगा ना आपने सीरियल्स में, आदमी बिल्कुल छोटे 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 नजर आते थे, दैत्य बहुत बड़ा, तो सब समझ तो जाते थे कि ये राक्षस है। लेकिन अब मनुष्य देवता है या राक्षस, वो सही है या गलत, बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसने मुखौटा जो पहन के रखा है, किसके मन में क्या है बहुत मुश्किल है पहचानना। इसलिए किसी पर भी ट्रस्ट करना नहीं है। ठीक है, अपने माता पिता और शिक्षक जो कि आपको सही राह दिखाते हैं, उनके अलावा मैं तो कहूंगी कि माता पिता की बात को कभी भी आप नकारेंगे नहीं। प्लीज सब कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए, अपने पेरेंट्स की बात को कभी भी आप अनसुनी नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमेशा 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 आपकी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। कभी डांट देते हैं, कभी फटकार देते हैं, कभी कान मान मरोड़ देते हैं। तो वैसे तो अब कहते हैं चलो बच्चा 9th में आ गया, अब नहीं करना है, तो उनकी बातों का, उनकी डांट का, उनकी कभी कभी छोटी मोटी मारपीट का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप उनके जिगर के टुकड़े हो। समझ रहे हो? कोई अपने जिगर के टुकड़ों से कभी गुस्सा होता है क्या? कभी नफरत करता है क्या? कदापि नहीं। जान से ज्यादा प्यारे होते हैं माता पिता को अपने बच्चे, तो उनकी बातों को हमें सुनना है, समझना है, उनकी अनसुनी करके तो कभी नहीं जाना है, क्योंकि बाद में हमें पछतावा होगा, और जब पछतावा होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और हम फिर लौट कर नहीं जा पाएंगे, जैसे कभी भूल गए। ठीक है, तो हमें अपने माता पिता को सर्वोपरि रखना है, और क्योंकि वो हैं। ओके, चलिए, तभी तो कहा है कि गुरु ऋण और मातृ पिता का जो ऋण है, पितृ ऋण, वो कभी हम नहीं चुका सकते। ऋण मतलब समझते हैं? ओके, कि उधार जो लेते हैं, कर्ज। ठीक है, क्योंकि माता पिता को हम क्या दे सकते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जन्म दिया है उन्होंने हमें, हम कितना कुछ दे सकते हैं। गुरु को हम क्या दे सकते हैं? उसने हमें ये बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहां पर यही है कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमें कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं करना कि मैं तो चला फ्रेंड की बात मानकर, मुझे नहीं माननी आपकी बात। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है और अपना कार्य समय पर पूरा करना है। अब देखिए, दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति, जो मजदूर अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती या धूप बत्ती बनाने में बिता देते हैं, बुजुर्ग हाथ, कटे फिटे हाथ, कोमल कोमल हाथ, पीपल की तरह कोमल हाथ, जूही की डालियों की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ, और घिसे नाखूनों वाले हाथ, कई तरह से उपमानों का प्रयोग करते हुए कवि ने बताया है कि खुशबू रचते हैं हाथ, मतलब ऐसे लोग जो रहते तो स्वयं गंदे इलाकों में हैं। गंदे इलाके अर्थात जहां गंदी नालियां रहती हैं, नाले रहते हैं, कूड़े करकट के ढेर लगे रहते हैं, उन इलाकों में रहते हैं, लेकिन हम सब के लिए अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, हम सबके घरों को खुशबू से महका देते हैं, और स्वयं दुर्गंध भरा जीवन जीते हैं, जहां हम सामान्य व्यक्ति एक पल के लिए भी नहीं रह पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो वहां रहते हैं।
क्यों? क्या शौक हो रहा है किसी को? नहीं, मजबूरी है, लाचारी है, बेबसी है। इस कारण से यहां पर ये है। अब पढ़ते हैं कि क्या है दूसरी कविता। खुशबू रचते हैं हाथ के माध्यम से कवि ने उन कमजोर, बेबस, लाचार मजदूरों के बारे में बताने का प्रयास किया है जो गंदी, बदबूदार नालियों के किनारे, कूड़े करकट के ढेर के बीच छोटी सी बस्ती में रहकर दूसरों के लिए अगरबत्तियां बनाते हैं और उनका घर महकाकर खुद कितने गंदे और बदबूदार जगह में जीवन जीते हैं। इस व्यवस्था के बारे में कवि ने पाठकों को बताया है। पाठक मीन्स हम सब, पढ़ने वाले, ठीक है। पाठक मीन्स पढ़ने वाले, श्रोता मीन्स सुनने वाले, ठीक है। कि उन मजदूर के हाथ कटे फटे, जख्मी, कोमल, खून से भरे हुए, लेकिन दूसरों के घरों में वो बेबस मजदूर खुशबू बिखराने का काम करते हैं। आखिर कब तक ये गंदी जगहों में जीवन बसर करते रहेंगे? गरीब वर्ग के लोगों के लिए कोई न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए ना। ये गरीब हाथ ना जाने कितने लोगों के घरों को खुशबू से महकाते हैं। एकदम चारों तरफ हम कहते हैं ना भाई, रूम फ्रेशनर हो, अगरबत्ती हो, ये अगरबत्ती नहीं दूसरी अगरबत्ती लाइए। हम तरह तरह के मतलब अपने विचारों को परिवर्तन, ये चाहिए ऐसा। लेकिन कभी हमने सोचा कि वे इस स्थान पर क्यों रहते हैं? कभी हमने सोचा कि जिन भी चीजों का हम उपभोग कर रहे हैं, उपभोग करना मतलब उन चीजों को प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो चीज या वो वस्तु किस तरह से निर्मित हुई होगी, या उस निर्माण के पीछे कितने मजदूर अपने हाथों को जख्मी कर लेते हैं, कितने मजदूर अपने जीवन तक को कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो उसी कार्य में जुटे रहते हैं। क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि हम, ठीक है, हम वहां जाकर उनकी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति को सम्मान तो दे सकते हैं ना। हम कभी भी वर्ग भेद ना करें, हम कभी भी ऊंच नीच या हाई स्टेटस या लोअर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये वाली भावना अपने मन में ना लाए। ठीक है, तो अपने मन में मानवता की भावना को बसाकर रखना है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि मानवता ही सबसे बड़ा मूल्य होती है, सबसे बड़ा धर्म है मानवता। बाकी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म अपने अपने धर्म को ऊंचा बनाने के लिए एक दूसरे से आपस में लड़ने लगते हैं, टकराने लगते हैं। और ये हम भली भांति जानते हैं कि कोई भी कार्य होगा वो इस तरह से, तो मतलब किसी भी युद्ध का या टकराने का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसलिए हमेशा हमें मानवता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कविता। नए इलाके में स्टार्ट है। इन नए बसते इलाके में, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। कवि ने यहां स्वयं को शामिल करते हुए नए इलाके की चर्चा की है कि किस तरह से जो परिवर्तनशील जमाना है या अधिकतर शहरी जो जीवन है वो किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। नए नए बस्ते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, अट्टालिकाएं, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर नए नए मकान बन जाते हैं। कभी कोई खाली मैदान पड़ा हुआ था, वहां पता चलता है कि अट्टालिकाएं बन गई। अब मैं अक्सर रास्ता ही भूल जाता हूँ, मुझे घर जाने का रास्ता ही समझ में नहीं आता। तो क्या करूं, आखिर में क्या करें? अर्थात इतनी भाग दौड़ भरी दुनिया है, ये क्या हो गया है इंसान को? ओके, बिल्कुल आपके मन में ये आ रहा है, तो ठीक है ना मैडम, विकास तो होना चाहिए, डेवलपमेंट तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बात की थी कि हम और भी तरह तरह के प्रश्नों का यहाँ पर निर्माण करेंगे, क्योंकि यह कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। बिल्कुल आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न आ सकता है कि विकास हो रहा है ना, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? सही कहा आपने, तो विकास तो हो लेकिन होड़ ना हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ना हो कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, ये भावना ना हो। व्यक्ति व्यक्ति को अपना शत्रु ना समझे, व्यक्ति व्यक्ति के लिए जिए, सिर्फ स्वयं के लिए ना जिए। निम्न वर्ग के लोगों को उपेक्षित ना देखा जाए, ना समझा जाए, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ना समझा जाए। मानवता के मूल्य को सर्वोपरि रखते हुए अपना जीवन जिया जाए।
दैट्स इट। इसलिए कभी नहीं यहाँ पर उन वर्ग की ओर, उन वर्गों की ओर हमारा ध्यान आकर्षण किया है जो उच्च हैं, कुलीन, तथाकथित कुलीन वर्ग के लोग, जो हमेशा अपने आप को ऊंचाइयों पर रखते हैं, और जो निम्न या आर्थिक तंगी वाले जो लोग रहते हैं उनको हमेशा उपेक्षित समझते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगला। प्रस्तुत पंक्तियां नए इलाके में कविता से उद्धृत हैं, जो कवि अरुण कमल जी के द्वारा रचित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि शहर में नए बन रहे इलाकों में रोज ही नए नए घर और बिल्डिंग बन रहे हैं। इन नए घर को देखकर मैं हमेशा आते जाते रास्ता भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि तुरंत ही कुछ भी परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आज यहां था, कल वहां है। कल तक हम जिस व्यक्ति को भला मानुष समझ रहे थे, आज हमने देखा OMG ये ऐसा व्यक्ति है, और अब हमें तो धोखा मिल गया। हम तो कुछ और समझते थे, ये तो कुछ और निकला। ये बताना चाहते हैं कवि। ठीक है, नेक्स्ट है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता ताकता पीपल का पेड़। ताकता मीन्स झांकता हुआ। ठीक है, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला। अब क्या करें? धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, अर्थात जहां से मैं गुजरना चाहता था, जो मेरे निशान थे कि हाँ ये मेरा मतलब एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से मैं अपने घर को जाता हूं। किसी को भी मैंने रास्ता बताया कि आप यहां से जाइए, वहां मेरा घर है, लेकिन धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। पुराने निशान कैसे धोखा दे जाएंगे? क्योंकि कल तक कोई पीपल का पेड़ था वहां, ठीक है, लैंडमार्क, लेकिन आज वो पीपल का पेड़ नहीं है, काट दिया गया, उसके स्थान पर कुछ और हो गया। तो अब मैं क्या करूं? दूसरा है, खोजता हूं ढहा हुआ घर। एक मेरे घर के बाजू में एक कच्चा सा घर ढह गया था, अब वो भी नहीं है। और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे, ना तो वो खाली जगह है, अर्थात जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था वो भी नहीं है, ढहा हुआ मकान भी नहीं है, पीपल का पेड़ भी नहीं है। क्या हो गया है ये? मेरा लैंडमार्क तो गायब। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला, वो भी नहीं है। 1 मंजिला घर भी नहीं है, पीपल का पेड़ भी नहीं है, बिना रंग वाला गेट भी नहीं है, जमीन का खाली टुकड़ा भी नहीं है। अब कैसे पहचानूं मैं अपने घर को? क्या मेरी स्मृति में कुछ हो गया है? मेरी याददाश्त चली गई है? क्या मैं सब कुछ भूलने लगा हूं? नहीं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं मस्तिष्क से भी, लेकिन पल पल बदल रहा है प्रदेश, अर्थात रंग रूप दिशा सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। भागा दौड़ आपाधापी में लगा हुआ है मनुष्य, और निरंतरता की ओर पीछे न रिश्तों को देख रहा है, न नातों को देख रहा है, न घर को देख रहा है, न परिवार को देख रहा है, सिर्फ खुद को देख रहा है। ठीक है, ये बताया है। नए इलाके में कविता से उद्धृत है, और कवि अरुण कमल जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि नए बन रहे इलाकों में नए नए मकान देखकर मैं रास्ता भूल जाता हूं। आसपास जो पुराने निशान थे वे भी धोखा दे जाते हैं। पहले के जो पीपल के पेड़ थे उसको देखने की कोशिश करता हूं, इधर उधर ताकता फिरता हूं, फिर भी वो गिरकर टूटे हुए घर को खोजता हूं। उस खाली जमीन के रास्ते को भी ढूंढता हूं जहां से मुझे बाएं की तरफ मुड़ना था। फिर 2 मकान के बाद बिना रंग वाला लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, 1 मंजिल का घर था। अर्थात कवि शहर में बहुत सारे नए बन रहे मकानों को देखकर अपने घर के रास्ते को भूल जाते हैं और पुरानी निशानियों को याद करके अपना घर का रास्ता ढूंढते हैं। बहुत सारे घर बन गए तो भाई थोड़ा तो कंफ्यूज होगा ना व्यक्ति, तो फिर उस निशानियां कि हाँ ठीक है मेरा घर यहाँ है, यहां से मैं जाऊंगा। अब पता चला वो निशानियां ही गायब, अब क्या करे बेचारा। तो यही बताया कि कितना परिवर्तित हो गया है, कितने जल्दी सब कुछ बदल रहा है। क्या करें अब? थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा धैर्य। आई नो आपके मस्तिष्क में प्रश्न फिर आ रहा होगा कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमें नित्य निरंतरता की साथ आगे बढ़ना चाहिए, नित्य निरंतर नए नए विकासों की ओर बढ़ना चाहिए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, और अब आप कह रही हैं कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। ओके, यहां पर प्रश्न ये आ सकता है कि यहां का तात्पर्य है पेशेंस रखना है, मतलब थोड़ा हम देख लें कि मेरे कुछ काम करने से किसी को नुकसान तो नहीं, मैं खुश हूं लेकिन मेरी खुशी किसी के दुख का कारण तो नहीं।
हाँ, क्या मैं किसी घर को उजाड़ कर एक बड़ा सा महल बनाना चाहता हूं? एक परिवार को मैंने उसके घर से बेदखल कर दी और मुझे अपनी बिल्डिंग बनानी है, बुलडोजर चढ़ा दिया उसके घर पर, क्योंकि मुझे व्यू अच्छा लग रहा है, भाई यहां से लोकेशन बहुत अच्छी है। तो क्या उस परिवार के सदस्य जिनको हमने यहां से निकाल के फेंक दिया, वो सुखी होंगे? जब वो सुखी नहीं होंगे तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? नहीं नहीं नहीं। इसलिए सोच समझकर विचार करके कदम आगे बढ़ाना है, ये कहने का प्रयास कर रही हूं मैं। रुकना मना है, थकना मना है। ठीक है, अग्निपथ कविता याद है ना? कर शपथ कर शपथ कर शपथ, झुके न तू, मुड़े न तू, रुके न तू, थमे न तू, एक पत्र चाहवी मांग मत। यस, बिल्कुल सही है। निरंतरता की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे आगे बढ़ने से कोई किसी का दुख, मतलब किसी को आहत तो नहीं हुआ है कोई भी, ये ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पर यही है कि ये सब होता जा रहा है, अब क्या करें, किस तरह से। तो यहाँ पर बताया है कवि ने कि नए इलाके में कविता से उद्धृत जो कवि अरुण कमल जी, मैं अच्छे से पढ़कर बताती हूँ कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि नए बन रहे इलाके में नए नए मकान देखकर मैं रास्ता भूल जाता हूँ, और आसपास जो पुराने निशान थे वे भी धोखा दे गए, क्योंकि मैं तो भूल जाता था, तो कुछ निशानों के आधार पर मैं कार्य कर रहा था। पहले के जो पीपल के पेड़ थे उसको देखने की कोशिश करता हूं, परंतु अब वो पीपल का पेड़ भी नहीं है ना, सब कुछ भूल गया, क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तो वो रास्ता मैं ढूंढता हूं। ठीक है, चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। अब लिखा है कि और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं, या दो घर आगे ठकमकाता हूं। या रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा ही नहीं है। क्या कहूं, किससे कहूं, कैसे कहूं, प्रश्नों की उथल पुथल लगी हुई है। क्या, कैसे, कब, कहां, कौन? क्या मुझे अपने घर का पता भी पूछना पड़ रहा है? किस आधार पर? क्या जो छोटे छोटे या निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही भगाया जाएगा? क्या वे शांतिपूर्वक अपने घर, या जो भी उनके घर हैं, चाहे झोपड़ी ही क्यों ना हो, अपने स्थान पर सुकून से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते? उनको हटाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, नए नए पुलों का, नई नई फैक्ट्रीज का, नई सड़कों का, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग विकास की ओर जा रहे हैं। हम जाना है विकास की ओर, लेकिन किसी के घर को छीन कर नहीं। यदि बात करें हम चिड़िया के घोंसले की, तो हमें तो लगता है सिर्फ इतना सा, क्या है उसमें, मतलब क्या उसमें क्या बड़ी बात है, घोंसला ही तो है, ऐसे 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 करके करके, लाइक घोंसला ही तो है, और क्या है इसमें, कुछ नहीं है। लेकिन ये हमें लग रहा है ना कि इसमें कुछ नहीं है। उस चिड़िया ने तो एक एक तिनके को जोड़कर ये घोंसला बनाया, उसके लिए तो संपूर्ण दुनिया है ये, जहां उसके बच्चे जन्म लेंगे, जहां वो बच्चे उस तब तक रहेंगे जब तक वो उड़ना ना सीख जाएं। लेकिन हमने अपनी मौज मस्ती में उस घोंसले को फेंक दिया कि मजा आया, अंडे गिरा दिए। यही तो है कि कोई छोटा या जो आर्थिक रूप से तंग है व्यक्ति, वो अपने घर में रह रहा है, और हमने अपने देखो कि वाह क्या व्यू है, यहाँ इस झोपड़ी को तो हटाना है, अच्छा सा होटल बनाना है, अच्छा खासी मोटी मोटी रकम आएंगी, लोग रहेंगे, और हमने उस व्यक्ति को उसके घर से बेदखल कर दिया। क्या उस व्यक्ति को दुख नहीं होगा? हाँ, उसके बच्चे, उसका परिवार दर दर भटकेगा, और हम कहेंगे हम देंगे ना तो हमें जगह, और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो वो बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, और मैं हर बार, यही लिखा है कवि ने, पीछे चल देता हूं, एक घर पीछे या दो घर आगे, कि पहले मेरा ये निशान था, अब ये निशान था, लैंडमार्क चेंज हो गया, अब मैं क्या करूं? रोज घट रहा है, यहाँ स्मृति का कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब ये मानूं कि हाँ बस बस बस, अब ठोस रूप से या कॉन्क्रीट तरीके से अब मैं कह सकूं कि भाई मेरा घर तो उसके साइड में है या ये है। मकान नंबर की बात कर रहे होंगे, बिल्कुल, आई नो, आपके मस्तिष्क में ये आ रहा हो कि मकान नंबर याद कर लेना कभी, क्यों यहाँ भटक रहे हैं, मकान नंबर डालिए। जब वहां एक मकान नहीं था तो मेरे घर का नंबर था मान लीजिए 2, ठीक है, अब वहां 1 2 3 और घर बन गए, तो मेरे घर का नंबर 2 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो गया तो मैं जो नंबर 2 घर था उसका गेट खटखटा दूंगा कि क्या यही मेरा घर है। ये परिवर्तन, ये इस तरह से। ठीक है, अब है कि इसमें फिर से बताया है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब भी मैं अपने घर पुराने रास्तों को याद करके घर जाने की कोशिश करता हूं, तो मैं हर बार एक घर पीछे चला जाता हूं।
या अपने घर से 2 घर आगे डगमगाते हुए चलता जाता हूं कि अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। कल तक मैं उस निशान को समझकर मैं अपने घर पहुंच जाता था, आज वो निशान ही मिट गया। पीपल का पेड़ कट गया, एक ढहा हुआ एक घर था वो चला गया, एक बिना रंग वाला गेट था, एक इमारत घर था वो भी नहीं है। अब बताइए मैं कैसे जाऊं, सब कुछ बदल गया। ठीक है, तो अब कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब भी मैं अपने घर पुराने रास्तों को याद करके जाने की कोशिश करता हूं तो मैं हर बार एक घर पीछे चला जाता हूं या अपने घर से 2 घर आगे डगमगाते हुए चला जाता हूं। इन इलाकों में हर दिन कुछ ना कुछ बनता है और टूटता रहता है। ऐसे में अपने याददाश्त पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है कि मुझे तो कभी ये लगता है कि क्या मेरी स्मृति एकदम जा चुकी है, क्या मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं, क्या मैं मतलब पूरी तरह से चेतन अवस्था में नहीं हूं, कॉन्शियस नहीं हूं, क्या हो रहा है ये? यही बताने का प्रयास किया कि मनुष्य ठीक है, मनुष्य वही है, लेकिन परिवर्तन मतलब हो रहा है। अब परिवर्तन क्या अपने आप हो रहा है चुटकी बदलते ही, थेनोस की तरह? नहीं ना, क्या हो रहा है? मनुष्य ही तो परिवर्तन कर रहा है। अगला है, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर जहां मैं रहता हूं? हेलो, क्या यही मेरा घर है? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। ये भी कह रहे हैं कभी कि शायद अब काला आकाश मतलब काली घटा छा गई है, तो संभवतः लोग छत पर आएंगे थोड़ा सा आनंद लेने, तो शायद छत से मुझे कोई आवाज दे, हेलो पापा, हेलो बाबूजी, ये आ जाइए, अपना घर ये है, तब शायद मैं अपने घर में पहुंच पाऊं, क्योंकि मुझे तो कुछ पहचान ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं। तुरंत ऐसा लगता है कि क्या हो क्या रहा है ये, एक दिन पहले यहां ये था, दूसरे दिन वो नहीं है, कुछ और ही है। ऐसा लगता है मानो वसंत का गया पतझड़ में लौटा। वसंत ऋतु समझते हैं ना, वो ऋतु जब पेड़ों पर पौधे पर सब जगह नई नई कोपलें आती हैं, पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, प्रकृति मानो दुल्हन सी सज जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो। ठीक है, तो उस मौसम को वसंत कहते हैं, वसंत पंचमी सुना होगा आपने। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे वसंत ऋतु में मैं गया था और पतझड़ में लौटा हूं। पतझड़ मतलब जब सारे फूल पत्ते सब गए और एकदम ऐसा माहौल हुआ हो। ये क्या हो रहा है सडनली, ये सब क्या हो क्या रहा है? जैसे बैसाख गया है भादों को लौटा हूं। वैशाख मतलब फुल ऑन गर्मी, तपती दोपहरी। भादों अर्थात सावन भादों, बारिश का मौसम। क्या ऐसा है? नहीं तो क्या मैं कुछ भूल गया हूं? नहीं, ये परिवर्तन ही इतना है कि लगता है जैसे स्मृति खो दी है। अब यही उपाय है कि मैं अपने घर तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि निशान तो सारे गायब हैं। मैं हर एक दरवाजे को नॉक करूंगा और कहूंगा कि मैं यहीं रहता हूं, क्या ये घर मेरा है? या फिर कोई छत से मुझे आवाज देगा कि ये आपका घर है, आ जाइए। शायद ऐसा कुछ होगा, तब मैं अपने घर पर पहुंच पाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस नए इलाके में एक ही दिन में सब कुछ इतना परिवर्तित हो जाता है कि गुजरा कल पुराना जैसा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो मैं वसंत ऋतु में गया था और पतझड़ के महीने में वापस आया हूं, वैशाख में गया था और भादों के महीने में लौट कर आया हूं। कमल जी कहते हैं कि अब एक ही रास्ता है अपने घर को पहचानने का, कि दरवाजा खटखटा कर पूछो और कहो कि वो घर जहां मैं रहता हूं वो यही है। अब तो समय भी बहुत कम है मेरे पास, आकाश में बादल छा गए, बारिश होने वाली है, जल्दी मुझे घर पहुंचना है। कैसे पहुंचूं? कुछ निशानी तो है ही नहीं। हाँ, एक उपाय है कि शायद कोई जान पहचान का आदमी मुझे पहचान ले और मुझे पुकार कर घर के ऊपर से अंदर बुला ले कि आ जाइए। ये बताया है कवि ने। समझ में आया? तो यहां पर कवि ने आपाधापी उहापो लगातार हो रहे परिवर्तनों को हम सबके समक्ष रखा है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब चलते हैं हम खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, यहां पर कवि ने बताया है कि किस तरह से मजदूर, लाचार, बेबस, कर्मठ कह सकते हैं हम, लगनशील, ऐसे व्यक्तियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है जो दिन रात मेहनत करके अपने
जख्मी हाथों से, अपने कटे फिटे हाथों से, अपनी नसें दिखती हुई हाथों से, उभरी हुई नसों के हाथों से, कोमल कोमल हाथों से, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से अगरबत्ती बनाते नजर आते हैं। अर्थात खुशबू रचते हैं हाथ। क्या बताया है कि खुशबू कैसे रची जाती है? हाथों के माध्यम से। कौन से हाथ हैं जो खुशबू रचते हैं? तो ऐसे इलाके में रहते हैं वे लोग जो हमारे घर में खुशबू बिखेरते हैं। कैसे इलाके में? जहां गंदा नालियां भरी रहती हैं। ओह, ऐसा लगता है कि सोच कर अजीब सा, लेकिन वहां वो रहते हैं, अपने कार्य को करते हैं। हम सब के घरों के लिए अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं ताकि हमारे घरों में खुशबू भी कर सके। ये बताया है इसमें। ठीक है, पढ़ते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू सुनते ही कितना अच्छा लगता है ना। बदबू, दुर्गंध, ओह, बड़ा 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 अजीब सा लगता है। ठीक है, तो यहां पर कई गलियों के बीच में रहते कहां हैं वे लोग जो खुशबू रचते हैं? कई नलियों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के पास या बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर। मतलब यहां बदबू से फटते क्यों कहा है उन्होंने? कि इतनी बदबू की मानो नाक तो सड़ी जाएगी या फटी जाएगी। ठीक है, टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ऐसे स्थानों पर रहकर वे हाथ जो जख्मी भी होंगे, घायल भी होंगे, नाजुक भी होंगे और उम्र दराज भी होंगे, फिर भी वो हम सबों के घरों को महकाने के लिए अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। कवि ने अपनी इन पंक्तियों में जीवन के कठोर यथार्थ को दर्शाया है। मतलब एकदम सच्चाई, कठोर यथार्थ। यथार्थ का अर्थ होता है रियलिटी, वास्तविकता। समझ में आया? क्या अर्थ होता है? वास्तविकता, वास्तविकता। ओके, जहां कुछ भी काल्पनिक ना हो, जस्ट इमेजिन नहीं, रियलिटी, यथार्थ। तो इन पंक्तियों में जीवन के कठोर, एकदम कड़ी सच्चाई को दर्शाया है कवि ने कि जिस प्रकार कमल कहां खिलता है? बताइए, कमल का फूल कहां खिलता है? हमेशा कीचड़ में। कीचड़ में खिलता है ना। आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर यू राष्ट्रीय फूल। कीचड़ में रहते हुए भी इतना सुंदर, इतना अच्छा, हर एक की नजर मानो उस पर थम जाती है। कीचड़ में रहता है कमल का फूल। इस वास्तविकता को बताया है कवि ने कि कितना आसान है ये सब कहना, कितना आसान होता है कि हाँ क्या हुआ, ऐसी तो अगरबत्ती है। कितना आसान होता है सब कुछ यूं ही कहते रहना, लेकिन कितना मुश्किल होता है उन सब का जीवन जो अपने जीवन को न्यौछावर करके हम सभी के घरों में खुशबू रचते हैं हाथ। समझ में आया कि यहाँ कवि यही बताना चाहते हैं कि अपने मेहनत के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हम सबके जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कौन? मजदूर। ठीक है, जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलते हैं, उसी प्रकार कवि ने बताया है कि वातावरण को सुगंधित कर देने वाली अगरबत्ती गंदी झुग्गी एवं झोपड़ियों में बनाई जाती है। अब आप सोच रहे हैं गंदी झुग्गी और झोपड़ी में ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो लोग वहीं रहते हैं, समझे? क्योंकि उन लोगों के पास इतनी रकम नहीं है, इतना धन दौलत नहीं है कि वे किसी अच्छे इलाके में रह सकें और बड़ा बिजनेस कर सकते नहीं है। बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी रकम चाहिए, इसलिए अगरबत्ती बनाने का निर्माण करते हैं। प्रश्न का समाधान हुआ? कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी बस्तियां जहां से गंदे नाले निकलते हैं, जहां पर कूड़े करकट का ढेर लगा होता है, जहां पर बदबू से भरी गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। ठीक है, ये बताया है कवि ने। इसीलिए कवि ने इस कविता में कहा है खुशबू रचते हैं हाथ, और ऐसे हाथ जो हमेशा खुशबू रचते हैं, उन हाथों की कीमत को समझते हुए हर एक व्यक्ति के मान सम्मान का रखना है हमको ख्याल। किसी भी व्यक्ति का काम देखकर उसको मान सम्मान नहीं। अच्छा, एक मूवी याद है आपको, मुन्ना भाई MBBS?
अभिनेता संजय दत्त जी जिसने काम किया था, एक सीन मुझे हमेशा याद रहता है कि जब वो हॉस्पिटल का दृश्य था, एक स्वीपर मतलब पोछा लगा रहे थे और संजय दत्त जी वहां से निकल जाते हैं और फिर से अपने जूतों से गंदा कर देते हैं, तो वो लौट कर आते हैं कि सॉरी मैंने गंदा कर दिया, जादू की झप्पी। तो मतलब ये मानवता है, ये मनुष्यता है कि किसी के काम को हमें छोटा नहीं समझना है, मानवता सर्वोपरि रखना है, तो हम कुछ भी उनसे कह भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं और वो खुशी खुशी हमारे कार्य को ग्रहण करके उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बस मन में भावना होनी चाहिए, ठीक है। बदबू से भरी गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग ही खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं, इसलिए कभी न कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। चलते हैं आगे की तरफ। लिखा है उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। पीपल का पत्ता बताया ना कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है ना, हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा कोमल सा सुंदर सा, चलो ग्रीन बना देते हैं, ग्रीन दिखेगा है ना, कुछ इस तरह का होता है पीपल का पत्ता। तो ये जो पीपल का पत्ता है कोमल सा, और जो हाँ एक और मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, यदि पीपल का पत्ता बनाया ही है मैंने, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारत रत्न रहता है ना, भारत रत्न, वो पीपल के पत्ते के ही आकार का होता है, पीपल के पत्ते की तरह, याद रखिएगा। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ दिया जाता है कि भारत रत्न किस तरह का होता है, ठीक है, तो भारत रत्न पीपल के पत्ते के आकार का होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर बताया कि नए नए पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कभी फिर कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां यंग हो जो एकदम एक्टिवली या एकदम अपने कार्य को भली भांति अंजाम तक पहुंचा सके वे ही पार्टिसिपेट करते हैं या उनको ही अगरबत्ती बनानी पड़ती है, बल्कि उभरी नसों वाले हाथ। यहां उभरी नसों वाले हाथों से क्या तात्पर्य है, बुजुर्ग, बुढ़े, उम्र दराज लोग भी उसी काम को करते करते बुजुर्ग हो गए। घिसे नाखूनों वाले हाथ मतलब मजदूर जो काम कर करके इतना कि उनके नाखून तक घिस गए, उनको नहीं है पार्लर जाने की फुर्सत, पार्लर तो छोड़िए, उनको ऐसे घर में तक रहने की किस्मत में नहीं है कि वो अच्छे से रह सकें, ठीक है। तो यहां पर यही बताया कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पढ़ते हैं व्याख्या। अगरबत्ती बनाते बनाते अधिकतर कारीगरों के हाथ घायल हो गए हैं। किसी कारीगर के हाथों की नसें उभरी दिख रही हैं तो किसी के नाखून अगरबत्ती से बनाते बनाते घिस गए हैं। वहीं दूसरी ओर नए नए बच्चे जिन्होंने अभी अभी अगरबत्ती बनाना शुरू किया है, उनके पीपल के पत्ते की तरह हाथ बहुत ही मुलायम और नाजुक भी प्रतीत हो रहा है। मतलब सबका एक ही काम, दूसरा काम नहीं है उनके पास। अब आप सोच रहे होंगे, बताती हूं कौन सा प्रश्न आ रहा होगा कि बच्चे क्यों अगरबत्ती बना रहे हैं, वे आए ना थोड़ा निकल कर दूसरा काम पकड़ सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि दूर से जो दिखाई देता है उसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, उसकी सही से हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सहानुभूति तो है, समानुभूति नहीं प्रकट कर सकते, मतलब सिंपैथी तो जता सकते हैं, एम्पैथी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी उस माहौल में गए नहीं ना। मजबूरी ही होगी कि बच्चे भी शामिल हैं, लड़कियां, युवतियां, नई नई बालिकाएं भी शामिल हैं। उन्हीं बच्चों में से कुछ लड़कियों के हाथ तो जूही की डाल की तरह पतले हैं। बहुत दिनों से काम करते हुए कई कारीगरों के हाथ फट चुके हैं, उनके जख्म भी गंदगी से भरे हुए हैं। ऐसे हाथ ही हमारे घर में खुशबू फैलाने वाली सुगंधित पुष्प अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। समझ में आया? अगला है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कभी कहते हैं कि यही ये जो गंदी नालियां जिनको हम कहते हैं ना, कहते हैं क्या है, यही जहां से ये बदबू आती रहती है, कूड़े करकट के ढेर रहते हैं, वहीं तो बनती है मुल्क की, देश की मशहूर अगरबत्तियां, जिन्हें हम कहते हैं ना ये वाली अगरबत्ती चाहिए, ये वाली अगरबत्ती चाहिए, है ना।
तो जैसे केवड़ा, गुलाब, खस, रातरानी, अगरबत्तियां, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए। मैंने कहा ना, सबसे बड़ी जो भावना है, सबसे बड़ा जो धर्म है, वो मानवता का धर्म है। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहना चाहते हैं कि शहर के बड़े से बड़े घरों में जलने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां इन्हीं गंदी बस्तियों की झुग्गियों में बनती हैं, जहां पर हमेशा बदबू भरी रहती है। चाहे कोई भी मशहूर अगरबत्ती हो, जैसे केवड़ा, गुलाब, रातरानी, सभी यहाँ गंदी बस्ती में रहने वाले गंदे लोग के गंदे हाथों से बनाई जाती है, लेकिन वो हमारे घर में खुशबू बिखेरते हैं। ये लोग खुद तो इतनी गंदगी में और बदबू के बीच रहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों को महकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसलिए कवि ने फिर कहा है कि सारी गंदगी के बीच भी खुशबू रचते हैं हाथ। समझ आया? जो भी प्रश्न और भी आपके प्रश्न यदि मस्तिष्क में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उनका उत्तर अवश्य आपको दिया जाएगा। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस 100% फ्री देता है, जिसमें शामिल है NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। जैसे आपको देखना है क्लास 9 का हिंदी वीडियो, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्लास 9 ऑफ कोर्स लाली मैडम। जाएंगे प्लेलिस्ट पर तो वहां पर आपको पाठ्यक्रम का वीडियो, पाठ का सार वीडियो, NCERT समाधान का वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियो, जो भी आपको देखना है सब कुछ प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके पास आ जाएगा, अर्थात आपके सामने आ जाएगा, और वीडियो आपको पसंद भी 100% आएगा ही आएगा। तो जब वीडियो पसंद आ ही गया है तो लाइक कीजिए ना, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप तुरंत उस वीडियो का लाभ उठा सके। शेयर करना नहीं भूलेंगे। आई नो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, तो शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं और जो भी संबंधी हैं, वे भी बेस्ट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइएगा मेरे साथ, चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।